Hello friends, hope you're all doing good. My name is Ratika Gupta and welcome back to my channel. Topic for today's video is trespass to land. Now in order to understand it, we should know the meaning of trespass. Trespass का मतलब होता क्या है? Trespass in a very simple language, it means जब कोई भी इंसान, for example X, unlawful तरीके से जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जिसका कोई रीज़न नहीं है, वाई की प्रेमाइसिस में उसकी पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी के साथ इंटरफेयर करेगा, वाई की यूज़ एंड इन्जॉयमेंट ऑफ लैंड के साथ इंटरफेयर करेगा, उसको हम बोलेंगे कि एक्स हैज़ कमिटेड अ टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास, विच मीन्स एनी अनलॉफुल, unjustifiable and unreasonable interference with another person's use or enjoyment of land with his possession of that land is termed as tort of trespass. तो trespass हमेशा क्या रहेगी? हमेशा tort of trespass direct in nature होता है. It is not something which is consequential. ठीक है. Moreover, जो tort of trespass होता है, it is committed through some tangible objects. अब इन पॉइंट्स को समझाने के लिए I'll give you an example. एग्जाम्पल है, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक सिचुएशन ये है कि आई हैव विजिटेड माई नेबर्स हाउस विदाउट देयर कंसेंट, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन. मैं उनके प्रेमाइसेस में जाती हूँ एंड आई प्लांट अ ट्री ओवर देयर. दिस इज़ टर्म्ड एज टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास. इसको मैंने ट्रेसपास क्यों कहा? बिकॉज मैं उनके कंसेंट के बिना, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी रीज़न, आई हैव एंटर्ड देयर प्रेमाइसेस एंड आई हैव इंट्रूड विद देयर यूज़ एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लैंड. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं अपने ही प्रेमाइसेस में एक ट्री को प्लांट करती हूँ, लेकिन उस ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो मेरे नेबर्स को जो है वो परेशान कर रही हैं, उसको आप टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास नहीं कहोगे. तो यानी कि टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास हमेशा क्या रहेगा? डायरेक्ट इन नेचर. आई हैव डायरेक्टली गॉन टू देयर प्रेमाइसेस और वहाँ पे प्लांट करना इज टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास. और मैंने कहा कि इट इज़ थ्रू सम टैंजिबल ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे टैंजिबल ऑब्जेक्ट क्या है? एक ट्री विच आई हैव प्लांटेड देयर, बट इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट कॉन्सिक्वेंशियल. अब यहाँ पे ट्री तो मैंने अपने ही प्रेमाइसेस में, आई हैव प्लांटेड इट इन माई ओन लैंड, लेकिन वो सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंशियल है कि उसकी ब्रांचेज आर इंट्रूडिंग विद देयर यूज़ एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लैंड. दैट इज़ नॉट टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास. उसको हम बोलते हैं टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस. न्यूसेंस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट चैप्टर विच वी विल बी कवरिंग इन माई सब्सिक्वेंट वीडियोज़. बट अभी के लिए फॉर दिस चैप्टर यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ट्रेसपास का मतलब क्या है. इन दोनों एग्जाम्पल्स से यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट कि टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास, हाउ इज़ इट डायरेक्ट इन नेचर, हाउ इज़ इट डन थ्रू सम टैंजिबल ऑब्जेक्ट. गिविंग यू मोर एग्जाम्पल्स, सपोज आई पेल्ट स्टोन्स ऑन माई नेबर्स हाउस. ठीक है, अब मैं अपने घर पे खड़ के उनके घर पे जो है वो स्टोन पेल्टिंग करती हूँ. यहाँ पे भी आई एम डायरेक्टली इंटरफेयरिंग विद देयर यूज़ एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लैंड without any lawful justification, and this is something which is unlawful. Moreover, यहाँ पे जो stones हैं they act as tangible objects. अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो tort of trespass होगा वो in person होगा. Even if I left my animal, suppose I left my cattle and that cattle had gone to the farm of some other person और उसने पूरा उस farm को ruin कर दिया, यहाँ पे भी that person can have a cause of action against me as a trespasser. मैं क्या बन जाऊँगी? trespasser बन जाऊँगी उनके लिए, because it is not important, always important कि हमेशा trespass in person हो. मेरे अगर animals भी कहीं पे जाके डिस्ट्रॉय करते हैं और किसी को इंजरी होती है, उनकी इन्जॉयमेंट, यूज़ एंड इन्जॉयमेंट ऑफ लैंड, उनकी पोजेशन के साथ इंटरफेरेंस होती है, देन दे कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन. दे आर एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन. तो ये होता है हमारा ट्रेसपास का मतलब. ट्रेसपास की डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दो क्वाइट ईजी. आई हैव एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब हम करते हैं एक केस लॉ. केस लॉ विल मेक इट मोर क्लियर, विच इज़ माधव विठल खूडवा वर्सेज माधव दास वल्लभ दास 1979. इस केस लॉ में बेसिकली क्या हुआ था कि देयर वर टू पीपल, एक लैंडलॉर्ड थे और एक टेनेंट थे. जो टेनेंट थे ना, वो लैंडलॉर्ड की मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहते थे ऑन द फर्स्ट फ्लोर. अब ऑब्वियसली अगर वो उनकी बिल्डिंग में रेंटेड हाउस पे रहते हैं तो ही विल बी हैविंग सम व्हीकल्स एंड ही विल बी यूजिंग दैट पार्किंग एरिया. तो जो लैंडलॉर्ड थे ना, उनके कंपाउंड में डिफेंडेंट अपनी गाड़ी पार्क करते थे. ऑल ऑफ ए सडन जो लैंडलॉर्ड थे वो कोर्ट में जाते हैं और वो केस फाइल करते हैं दैट दिस पर्सन, ही शुड बी गिवन इंजंक्शन ऑर्डर्स एंड ही शुड बी रिफ्रेन्ड फ्रॉम पार्किंग हिज व्हीकल्स हियर, कि इनको इनके व्हीकल्स मेरे कंपाउंड में पार्क करने मत दो, बिकॉज ही हैज़ नॉट परमिटेड, ही हैज़ नॉट बिन परमिटेड. इन्होंने मुझसे परमिशन भी नहीं ली, मेरा कंसेंट भी नहीं लिया, एंड विदाउट एनी रीज़न ही इज़ पार्किंग देयर. तो जब कोर्ट में ये केस जाता है तो कोर्ट कहते हैं, उन्होंने बेसिकली कहा था कि ही हैज़ कमिटेड अ टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास, इसीलिए आई वॉन्ट कॉम्पेंसेशन. तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कोई भी ट्रेसपास कमिट नहीं हुई, बिकॉज ट्रेसपास के एसेंशियल्स क्या है कि देयर शुड बी एन अनलॉफुल, अनजस्टिफाइबल, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस.
यहाँ पे कोई भी तरीके की इंटरफेरेंस नहीं है, एंड सिंस ही इज़ अ टेनेंट in your building, in your multi-storied building, so he has a right to use that compound in order to park his vehicles safely, right? तो यहाँ पे इस केस लॉ में कोर्ट ने कहा था कि टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास नहीं हुआ बिकॉज उसके एसेंशियल्स ही कंप्लीट नहीं हुए. इंटरफेरेंस शुड बी अनलॉफुल एंड अनरीजनेबल, और उनका व्हीकल्स को पार्क करना इन द प्लेंटिव्स कंपाउंड वॉज नॉट समथिंग विच वॉज अनरीजनेबल एंड अनजस्टिफाइबल, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन ही ना हो. सो आर यू गेटिंग इट कि टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास किस तरीके से वर्क करता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, हम ये रीड करेंगे कि जो हमारा ट्रेसपास होता है इट इज़ ऑलवेज इन रिलेशन टू पोजेशन रादर देन ऑनरशिप. नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एंड ऑनरशिप. फॉर द टाइम बिंग हमें सिर्फ इतना देखना है कि पोजेशन और ऑनरशिप में इतना फ़र्क होता है कि जो इंसान एक प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन में होता है, दैट पर्सन इज़ डीम्ड टू बी इन डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल ऑफ दैट प्रॉपर्टी. ठीक है, यानी कि इसकी बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप. जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो उस लैंड के ऑनर होते हैं, बट वो लैंड जो है वो किसी और की पोजेशन में होती है. वो पोजेशन किसकी होती है? टेनेंट की होती है. तो यानी कि हियर यू आर एबल टू मेक अ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द टू, कि जो ऑनरशिप रहेगी वो ज़रूरी नहीं कि ऑनर के पास पोजेशन भी हो, और ये ज़रूरी नहीं कि जो पोजेसर है वो ऑनर भी हो. तो पोजेशन का मतलब होता है कि व्हेन यू आर इन डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल ऑफ सम प्रॉपर्टी. बेसिकली पोजेशन में कॉर्पस एलिमेंट होता है. कॉर्पस का मतलब होता है डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल ओवर एन इमूवेबल और अ मूवेबल प्रॉपर्टी. व्हेन यू आर डायरेक्टली इन, इमीडिएट कंट्रोल है आपका उस पर, उसको आप बोलते हो दैट यू आर सेट टू बी इन पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी. डजेंट मैटर आप ऑनर हो या नहीं हो. तो लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास होता है ना, इट इज़ ऑलवेज इन रिलेशन टू पोजेशन रादर देन ऑनरशिप. इसका मतलब ये है कि जो भी इंसान किसी भी प्रॉपर्टी की पोजेशन में है, दैट ओनली पर्सन हैज़ अ कॉज ऑफ एक्शन फॉर टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास. जो इंसान एक प्रॉपर्टी की डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल में है, फॉर एग्जांपल टेनेंट, सिर्फ वही इंसान केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट द अदर पर्सन, अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास, एंड ही विल ओनली सक्सीड इन हिज एक्शन फॉर टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास पोजेशन होनी चाहिए. इसीलिए हमने इसकी डेफिनेशन में एट द वेरी बिगिनिंग पोजेशन वर्ड यूज़ किया था. मैंने कहा था कि trespass is basically an unlawful, unreasonable, unjustifiable interference with a person's use and enjoyment of land with his possession of property. तो हमने वर्ड possession यूज़ किया था, ऑनरशिप यूज़ नहीं हुआ था. तो अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप समझ आए कि हमेशा जो हमारे पोजेशन, जो पोजेसर रहेंगे, जिनके पास इन एक्चुअल प्रॉपर्टी है, वही इंसान केस फाइल कर पाएगा. बट बहुत बार क्या होता है कि डिफेंडेंट्स जो होते हैं ना, वो एक डिफेंस अवेल करते हैं इन केसेस में जस्ट अ टाइम. But before understanding this word, I'll give you a case law. Case law basically है Graham versus Pete 1801. इस केस लॉ में क्या होता है कि there was a leasee. एक इंसान थे जो रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहते थे. उन लीसी ने क्या किया, अब उनकी रेंटेड प्रॉपर्टी पे टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास कमिट किया डिफेंडेंट ने. डिफेंडेंट उनकी प्रॉपर्टी में आए एंड ही माइट हैव इंटरफेयर्ड विद हिज यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, विद हिज पोजेशन ऑफ दैट लैंड. पोजेशन ऑफ दैट लैंड, तो जो टेनेंट होते हैं उनके पास पोजेशन होती है, ऑनरशिप नहीं होती. बट वो मैटर भी हमारा नहीं है फॉर दिस चैप्टर. तो विद हिज पोजेशन ऑफ लैंड, तो प्लेंटिव जो है हमारे, वो जाते हैं, जो लीसी है, जो टेनेंट है, वो कोर्ट में जाते हैं एंड ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट दिस पर्सन. ही वॉन्टेड टू क्लेम डैमेजेस फॉर टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास. तो यहाँ पे जो अब डिफेंडेंट थे जिन्होंने ट्रेसपास करी थी, उन्होंने डिफेंस अपील किया कोर्ट के सामने, और वो डिफेंस था जस्ट टर्टाई का. अब जस्ट टर्टाई का बेसिकली मतलब होता है कि देखो, देयर आर 3 पार्टीज, 3 पार्टीज़ रहती हैं. एक डिफेंडेंट रहते हैं जिन्होंने टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास कमिट किया, एक प्लेंटिव रहते हैं. अगर मैं लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप की बात करूँ, प्लेंटिव रहते हैं, वो टेनेंट होते हैं जो उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में होते हैं. एंड अबव ऑल कौन होंगे? ऑनर होंगे. ऑनर कौन होंगे? जिनके पास ऑनरशिप है. इज इट? तो बेसिकली जस्ट टर्टाई का डिफेंस ये कहता है कि डिफेंडेंट ये कहता है कि सिंस जो पोजेसर है, ठीक है, ही इज़ लोअर इन टाइटल दैन द ऑनर, यानी कि ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी हैज़ अ बेटर टाइटल दैन पोजेसर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. इसीलिए अगर कोई भी इंसान कॉम्पनसेशन क्लेम करना चाहता है तो वो ऑनर होगा, वो पोजेसर नहीं होगा. ये जस्ट टर्टाई का डिफेंस अवेल कोई इंसान, डिफेंडेंट्स यूजुअली करते हैं. बट इस डिफेंस को कोर्ट अवेल करने नहीं देते. कोर्ट कहते हैं कि टाइटल मैटर नहीं करता. टाइटल इज़ नॉट समथिंग विच इज़ मैंडेटरी. इंपॉर्टेंट ये है कि वही इंसान केस फाइल कर सकता है जिसके पास पोजेशन है. सिंस इस केस में इस लीसी के पास उस प्रॉपर्टी की पोजेशन थी,
तो वहाँ पे उस इंसान को, प्लेंटिफ को, कॉम्पेंसेशन क्लेम करने दी गई इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ऑनर थे या नहीं थे। तो ये डिफेंस बेसिकली जस्ट टर्टाई का मतलब होता है कि एज बिटवीन ऑनर एंड पजेसर, सिंस ऑनर हैज़ अ बेटर टाइटल सो ही कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन। तो ऐसा कोर्ट अवेल करने नहीं देता, ये नहीं होता, बिकॉज ट्रेसपास की अगर हम बात करते तो इट इज़ ऑलवेज इन रिलेशन टू पोजेशन रादर देन ऑनरशिप। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंट्रूजन ऑन सब सॉइल। यूजुअली ऐसा मतलब हम हमेशा नहीं कह सकते कि ट्रेसपास हमेशा ऑन द लैंड होगा। जब लैंड पे ट्रेसपास होता है तो ऑब्वियसली द पर्सन हु इज़ इन पोजेशन ऑफ दैट लैंड ही कैन ऑलवेज फाइल अ लॉ सूट। वो हमेशा केस फाइल कर सकते हैं अगर इंटरफेरेंस हुई है, टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास के एसेंशियल्स कंप्लीट होते हैं तो ही कैन फाइल अ केस एंड क्लेम कॉम्पेंसेशन। बट व्हाट हैपन्स, कभी कभी क्या होता है कि जो ये हमारी इंटरफेरेंस होती है ना वो सब सॉइल के साथ भी होती है। सब सॉइल का मतलब है फॉर एग्जांपल माइनिंग ऑपरेशंस होना। अब जो हमारा सब सॉइल है दैट इज़ रिच इन मिनरल ओर्स, माइंस, तो जब माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं, अब अपार्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अगर आपको लॉ ने आप पे इम्पोज करा कि आप माइनिंग ऑपरेशंस करो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट अपार्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जब माइनिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज एन इंट्रूजन विद द सब सॉइल। तो वहाँ पे भी जो उस सब सॉइल का ऑनर है दैट पर्सन कैन हैव अ कॉज ऑफ एक्शन फॉर डैमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यू शुड हैव अ रीज़न कि आप क्यों किसी की प्रीमाइसेस में एंटर हुए। अगर तो आपको स्टैट्यूट ने कहा आप माइनिंग ऑपरेशंस कर रहे हो अंडर द अथॉरिटी ऑफ सम स्टैट्यूट, देन यू कैन अवेल द डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। बट ट्रेसपास कब कमिट होती है, जब आप अनलॉफुल तरीके से विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन किसी भी इंसान की प्रीमाइसेस में एंटर होते हो तो उसको आप बोलते हो ट्रेसपास। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि ट्रेसपास ओवर द सॉइल होगा, वो सब सॉइल के साथ भी जब इंट्रूजन होती है या माइनिंग ऑपरेशंस कभी होते हैं विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन तो वहाँ पे भी टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास कमिट हो सकता है। और जो उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में है दैट पर्सन कैन डेफिनेटली फाइल अ केस। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास होता है इट इज़ एक्शनेबल इन इटसेल्फ, actionable per se. If you remember this term, I've already explained it several times. It is actionable per se. Per se का मतलब होता है कि it is actionable in itself, which means no special damage is got to be proved in order to sustain an action for tort of trespass. आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरी प्रॉपर्टी में आए थे with a criminal intent, with a bad motive, with an evil motive, इन्होंने रीजनेबल फोर्स यूज़ करी। नथिंग इज़ टू बी शोन इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ सिविल एक्शन फॉर डेफेमेशन। अगर आप सिविल लॉ में केस फाइल करते हो देन इट दिस ट्रेसपास इज एक्शनेबल इन इटसेल्फ इफ़ यू मतलब आर एबल to stand by all the essentials, which means unlawful, unreasonable, unjustifiable interference with your use and enjoyment of land, that is enough for a civil action for defamation. But if you go for a criminal action, for tort, but if you go for a criminal action, अगर आप criminal action के लिए जाते हो for tort of trespass, वहाँ पे there are certain essentials जो अभी हमारा subject matter नहीं है, but यहाँ पे tort में हम civil law में से यही read करते हैं कि it is actionable in itself. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रेसपास एब इनिशियो। ट्रेसपास एब इनिशियो का मतलब क्या है? एब इनिशियो अगर आपने ये वर्ड को सुना हो इसका मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब कई बार व्हाट हैपन्स इज कि वी एंटर सर्टन प्रीमाइसेस इन अ लॉफुल मैनर। इन अ लॉफुल मैनर मतलब वी हैव एंटर्ड दोज प्रीमाइसेस अंडर द अथॉरिटी ऑफ सम स्टैट्यूट। फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिशियल्स जब किसी को अरेस्ट करने जाते हैं देन दे हैव एन अरेस्ट वारंट। नाउ दे आर एंटरिंग दोज प्रीमाइसेस in a lawful manner under the authority of some statute, but subsequent acts of a person इस तरीके के होते हैं that they abuse that authority. Now what is meant by abusing an authority? Which means कि they might have conducted an offense, they might have committed something wrong, यानी कि जो उनकी within authority नहीं था, जो चीज़ उन पे लॉ ने इम्पोज नहीं करी थी while entering those premises, उन्होंने उनको after entering those premises they have abused that authority, they went beyond that authority, which means they might have committed some offense, they might have committed some wrongful act, और इस कारण उनका जो lawful entry भी होती है वो चेंज हो जाती है into something which is unlawful, और उसको आप बोलते हो trespass ab initio. लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि जब आप उस प्रॉपर्टी में एंटर हुए उस टाइम पे आपका एक क्रिमिनल इंटेंट आपके माइंड में था, यानी कि बेशक आप लॉफुल तरीके से उस प्रॉपर्टी में एंटर हुए बट लॉ प्रिज्यूम्स क्योंकि आफ्टर एंटरिंग दोज प्रीमाइसेस यू हैव अब्यूज्ड दैट अथॉरिटी, तो उस प्रीमाइसेस में एंटर होने से पहले भी आपके माइंड में एक क्रिमिनल इंटेंट है। तो क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी क्रिमिनल इंटेंट था, एक ईविल मोटिव, यू वर कैरिंग एन ईविल मोटिव इन योर माइंड,
जैसे ही यू स्टेप्ड इनटू दोज प्रीमाइसेस, तो आपका उस प्रॉपर्टी में जाना इज ट्रेसपास एब इनिशियो, इट इज़ ट्रेसपास फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आए, व्हाट इज मेंट बाय ट्रेसपास एब इनिशियो। अब इसको समझने के लिए हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट और वर्ड्स को समझना होगा, विच इज़ नॉन फीजेंस एंड मिसफीजेंस। नॉन फीजेंस का मतलब होता है ओमिशन टू डू समथिंग, मिसफीजेंस का मतलब होता है डूइंग ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक केस लॉ बताती हूँ, विच इज़ 6 कारपेंटर्स केस 1610। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको फेमस पॉपुलरली इसको बोलते हैं 6 कारपेंटर्स केस। इसमें क्या हुआ था कि 6 कारपेंटर्स थे, they had visited an inn and they had ordered bread and wine for them. After consuming everything, they refused to make payment. उन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया। अब यहाँ पे देखो, किसी भी चीज़ को करने से मना करना इज़ टू omit, उसको हम क्या कहते हैं, omission to do something। तो उन्होंने क्या किया इस केस में, उनके पास क्या था, नॉन फीजेंस। नॉन फीजेंस का मतलब होता है omission to do something। कुछ करने से मना करना इज़ omission, बट कुछ गलत करना इज़ मिसफीजेंस, एंड देयर इज़ अ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द टू। नॉन फीजेंस एंड मिसफीजेंस में फ़र्क है। तो कोर्ट ने कहा कि ट्रेसपास एब इनिशियो के लिए असेंशियल्स हैं कि ट्रेसपास एब इनिशियो के लिए, मतलब कि ट्रेसपास फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, उस चीज़ को पूरा होने के लिए नॉन फीजेंस का होना इज़ नॉट समथिंग सफिशिएंट, इट इज़ नॉट इनफ। इसके साथ साथ मिसफीजेंस का होना भी ज़रूरी है। अब इस केस में क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ नॉन फीजेंस हुआ। दोज पीपल, दोज कारपेंटर्स, दे हैव ओमिटेड टू डू समथिंग। उन्होंने कहा कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, बट उन्होंने मिसफीजेंस नहीं किया। दे वर नॉट हेल्ड गिल्टी ऑफ मिसफीजेंस। मिसफीजेंस का मतलब क्या होता है, डूइंग ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट। इस केस में उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि दे विल डेफिनेटली बी हेल्ड लायबल टू मेक पेमेंट, जितनी बनती है लॉफुल चार्जेस वो पे करेंगे, बट उनकी एंट्री इनटू दिस रेस्टोरेंट, इनटू दिस इन इज सर्टनली नॉट ट्रेसपास एब इनिशियो, बिकॉज ट्रेसपास एब इनिशियो के लिए नॉन फीजेंस के साथ साथ मिसफीजेंस का होना भी ज़रूरी है। नॉन फीजेंस इज नॉट समथिंग विच इज़ इनफ, इट इज़ नेसेसरी दैट दोज पीपल मस्ट हैव बीन हेल्ड गिल्टी ऑफ मिसफीजेंस ऑल्सो। तो ये इस केस लॉ ने हमें उस पॉइंट को क्लियर किया। बट एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन फीजेंस के साथ साथ मिसफीजेंस का होना तो ज़रूरी है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जब जब मिसफीजेंस होगी तब हमेशा ट्रेसपास एब इनिशियो होगा। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ केस लॉ विच इज़ एलियास वर्सेस पैस्मा 1934। इस केस लॉ में बेसिकली क्या हुआ था, कुछ पुलिस ऑफिशियल्स थे, अगैन दे हैव एंटर्ड इनटू द प्रीमाइसेस ऑफ अ पर्सन। वो पुलिस ऑफिशियल्स थे, वो एक इंसान को अरेस्ट करने के लिए उसके प्रीमाइसेस में चले गए। ऑब्वियसली दे वर कैरिंग एन अरेस्ट वारंट। उनकी ऑब्वियसली वो जो एंट्री थी इनटू द प्रीमाइसेस ऑफ दैट अदर पर्सन वो लॉफुल थी। बट वहाँ पे जाके पुलिस ऑफिशियल्स ने क्या किया, उन्होंने उस इंसान को अरेस्ट तो कर लिया, बट उसी टाइम पे इन कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी सीज कर लिया, अपने पास रख लिया। यानी कि दैट वाज समथिंग विच वाज नॉट विद इन देयर अथॉरिटी। वो जिस काम को करने के लिए एंटर हुए थे उस प्रीमाइसेस में, वो तो उन्होंने कर दिया, बट दे अब्यूज्ड देयर अथॉरिटी, दे एक्सीडेड देयर अथॉरिटी। उन्होंने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया, उन डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लिया, अपने पास रख लिया, विच दे वर नॉट अलाउड टू डू। अब यहाँ पे भी जब केस फाइल किया प्लेंटिफ ने, उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया है, इनका जो आना है, इस प्रीमाइसेस में आना है, दैट शुड बी टर्म्ड एज ट्रेसपास एब इनिशियो। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो काम करने वो आए थे वो तो उन्होंने कर दिया, यानी कि उन्होंने एक काम गलत किया, रॉन्गफुल एक्ट किया, दैट वाज उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से सीज किया, यानी कि दे अब्यूज्ड देयर अथॉरिटी, दे वेंट बियॉन्ड देयर लिमिट्स। जो उनको नहीं करना था वो उन्होंने किया। बट कोर्ट स्टेटेड कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ मिसफीजेंस होगा वहाँ हमेशा ट्रेसपास एब इनिशियो होगा। दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि नॉन फीजेंस के साथ साथ ओमिशन टू डू समथिंग के साथ साथ डूइंग ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी देयर। दोज पीपल मस्ट हैव बीन हेल्ड गिल्टी ऑफ मिसफीजेंस ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जहाँ जहाँ मिसफीजेंस होगा एक रॉन्गफुल एक्ट होगा, एज इन दिस केस सीजर ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स, वहाँ हर जगह ट्रेसपास एब इनिशियो हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो काम वो करने आए थे वो तो उन्होंने कर दिया, अरेस्ट करने आए, दे अरेस्टेड। Since they seized those documents, they will definitely be held liable for abuse of authority. But उनका इस प्रॉपर्टी में आना cannot be termed as trespass ab initio. उसको आप ab initio term नहीं कर सकते हो। तो ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट था। It was quite interesting also. तो यहाँ पे हमारे पास trespass ab initio भी कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास आता है विच इज़ एंट्री विद लाइसेंस। अब ये नेम अपने आप में इंडिकेट करता है, एंट्री विद लाइसेंस का मतलब है कि यू हैव एंटर्ड इनटू द प्रीमाइसेस ऑफ सम पर्सन विद अ लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब है यू हैव एंटर्ड इनटू देयर प्रीमाइसेस विद देयर कंसेंट,
with a lawful authority. Since you have entered into the premises of some other person with a legal authority, with his or her consent, you are no longer a trespasser. For example, अब उसको हम बोलते हैं license, entry with a license. For example, you are entering into a theater in order to watch a cinema film. वहाँ पे आप जो टिकट बाय करते हो, that serves as a license. वो क्या है? लाइसेंस है, ठीक है. तो यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ करेंगे विच इज़ हर्स्ट वर्सेस पिक्चर्स थिएटर लिमिटेड 1915. इस केस लॉ में क्या हुआ था कि देयर वाज अ पर्सन प्लेंटिफ, अगैन वो एक सिनेमा फिल्म में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, एंड ही परचेज्ड अ टिकट फॉर दैट. ही एक्चुअली पेड इन वैल्यू फॉर दैट टिकट. फ्री में नहीं लिया था उन्होंने, उस टिकट के लिए पे किया था. ही बॉट दैट टिकट और वो थिएटर के अंदर चले जाते हैं. आफ्टर सम टाइम जो डिफेंडेंट्स हैं, जो थिएटर के लोग हैं, दोज पीपल, they suspected this plaintiff person as sitting in that theater without his ticket, which serves as a license, जो लाइसेंस के तरीके से काम करता है. तो यहाँ पे जो उन्होंने क्या किया, प्लेंटिफ को बहुत बुरी तरीके से, इन अ वेरी हार्श एंड ब्रूटल वे, दे नॉक्ड हिम ऑफ दैट सिनेमा हॉल, उनको बाहर निकाल दिया. प्लेंटिफ ने केस फाइल किया कि यहाँ पे आई वॉज कैरिंग अ टिकट विद मी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, एंड आई शुड बी हेल्ड एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन, क्योंकि आई हैव पेड दैट टिकट इन ऑर्डर टू वॉच द फिल्म फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू इट्स टर्मिनेशन. मैंने स्टार्टिंग से एंड तक मूवी देखने के लिए ही पे किया था, और मेरे साथ जब ऐसा किया गया, आई शुड बी हेल्ड एंटाइटल्ड टू डैमेजेस, क्योंकि मुझे इंजरी हुई, आई वॉज नॉट एबल टू वॉच दैट मूवी. तो कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइसेंस, दो तरीके के लाइसेंस होते हैं. एक होता है which is bare license, and the second is license granted with a license coupled with a grant. लाइसेंस दो तरीके के हैं. जो बेयर लाइसेंस होता है, दैट लाइसेंस इज़ रिवोकेबल, आप उसको कभी भी रिवोक कर सकते हो. बट लाइसेंस विच इज़ कपल्ड विद अ ग्रांट कैन नॉट बी रिवोक्ड, हम उसको रिवोक नहीं कर सकते. जैसे आई गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी इंसान को कहा कि आप मेरी लैंड पे आ जाना, यू कम टू माई ग्राउंड एंड यू कैन कट द ट्रीज ऑफ, और कल को आप उनको ले जा सकते हो, यू कैन कैरी देम अवे विद योर सेल्फ फॉर योर ओन यूज़. अब जब मैंने उनको कहा कि आप मेरे प्रीमाइसेस में आ सकते हो और ट्रीज़ को कट कर सकते हो, उस चीज़ को तो मैं कभी भी रिवोक कर सकती हूँ. मैं कभी भी किसी भी टाइम पे उन्हें मना भी कर सकती हूँ कि यू कैन नॉट कम एंड कट दीज ट्रीज ऑफ. उसको हम बोलते हैं बेयर लाइसेंस, BARE, बेयर लाइसेंस. बेयर का मतलब हुआ लाइसेंस विच कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम. But there is another type of license which is license coupled with a grant. When a license is coupled with a grant, that is irrevocable. अब अगर एक बार वो यहाँ पे मेरी प्रेमाइसेस में आए और उन्होंने ट्रीज़ को कट कर दिया, उसके बाद मैंने कहा कि यू कैन कम द फॉलोइंग डे एंड यू कैन कैरी देम अवे विद योर सेल्फ फॉर योर ओन यूज़. अब एक बार अगर वो ट्रीज़ को काट देंगे, उसके बाद मैं उन्हें मना नहीं कर सकती कि तुम अभी ये ट्रीज़ को नहीं ले जा सकते, एंड यू कैन नॉट पुट देम टू यूज़ फॉर योर ओन यूज़. तो दिस इज़ अ बेयर लाइसेंस एंड लाइसेंस कपल्ड विद अ ग्रांट. इनमें डिफ्रेंसिएशन होता है. उनको काटने के लिए मैं कभी भी मना कर सकती हूँ, बट वंस दे डिड दैट एक्ट, उसके बाद मैं उन्हें मना नहीं कर सकती टू कैरी देम अवे. तो ये फ़र्क होता है बेयर लाइसेंस का एंड लाइसेंस कपल्ड विद अ ग्रांट का. तो कोर्ट ने इस केस में कहा था कि ये जो प्लेंटिफ हैं, जिन्होंने केस फाइल किया, जिनको मूवी थिएटर से निकाला गया क्योंकि ही वॉज सस्पेक्टेड ऑफ सिटिंग इन दैट थिएटर विदाउट अ टिकट, तो वहाँ पे इट इज़ बेसिकली अ लाइसेंस कपल्ड विद अ ग्रांट. ये बेयर लाइसेंस नहीं है, यहाँ पे आप रिवोक नहीं कर सकते. अब इट इज़ अ लाइसेंस विच इज़ कपल्ड विद अ ग्रांट. तो यहाँ पे इट इज़ इररिवोकेबल, और यहाँ पे इनको डैमेजेस डेफिनेटली क्लेम होंगे. ही कैन क्लेम डैमेजेस फॉर इंजरी सस्टेन्ड बाय हिम. दिस इज इट विच इज़ एंट्री विद अ लाइसेंस. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप यू आर एंटरिंग सर्टन प्रीमाइसेस विद अ लाइसेंस किसी भी तरीके से हो सकता है. टिकट, एक मूवी टिकट इज ऑल्सो सर्व्स एज अ गुड लाइसेंस. तो वहाँ पे टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास नहीं होता. उसके बाद हमारे पास लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रेमेडीज़ को स्टडी करना. अब क्या होता है, देखो, सबसे पहले अ पर्सन हैज़ अ रेमेडी ऑफ यूजिंग रीजनेबल फोर्स. सपोज समबडी हैज़ एंटर्ड इनटू माय प्रीमाइसेस, मेरी प्रीमाइसेस में कोई भी इंसान आता है. आई हैव अ रेमेडी अवेलेबल. मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन यूज़ रीजनेबल फोर्स. रीजनेबल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया कि जो कोर्ट है, इट लुक्स इन टू द मैटर ऑफ रीजनेबलनेस बाय लुकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रीजनेबल ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन ऑफ फेयर एवरेज इंटेलिजेंस. एक इंसान, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन, अ मैन ऑफ साउंड माइंड, उस सिचुएशन में कितनी फोर्स यूज़ करता उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए. दैट इज़ समथिंग टर्म्ड एज रीजनेबल फोर्स. वही रीजनेबल होगा कोर्ट के लिए. तो अगर मेरी प्रीमाइसेस में कोई आता है अनलॉफुल तरीके से, अनजस्टिफाइबल, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस करता है विद माई यूज़ एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लैंड,
मैं डेफिनेटली आई कैन यूज़ रीजनेबल फोर्स, बट दैट फोर्स मस्ट नॉट बी एक्सेसिव, इट मस्ट नॉट बी मोर देन वॉट दी ओकेजन डिमांडेड। अगर वो एक्सेसिव होगा तो ये रेमेडी अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियसली आई विल बी हेल्ड लाइबल। तो आई कैन यूज़ रीजनेबल फोर्स टू इजेक्ट दैट पर्सन, ठीक है, टू विकेट माई प्लेस, अपनी जगह को खाली करने के लिए मैं रीजनेबल फोर्स को अप्लाई कर सकती हूँ अगेंस्ट दैट पर्सन, बट दैट फोर्स मस्ट बी रीजनेबल। बस इतना इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट रेमेडी इज एक्शन फॉर इजेक्टमेंट। आई कैन ऑलवेज टेक एन एक्शन फॉर इजेक्टमेंट ऑल्सो। एक्शन का मतलब है कि मैं लॉ सूट फाइल कर सकती हूँ, कोर्ट में जा सकती हूँ, केस फाइल कर सकती हूँ फॉर इजेक्टमेंट, कि ये इंसान ने, यानी कि दिस पर्सन एक्स, इसने मुझे वाई को अनलॉफुल तरीके से मेरी ही पोजेशन से मुझे निकाल दिया, यानी कि दिस पर्सन एक्स ही डिसपोजेस्ड मी ऑफ माई ओन प्रॉपर्टी विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। ऐसा भी नहीं है कि मैं इनकी टेनेंट थी और मैंने रेंट नहीं पे किया, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ इन्होंने मुझे मेरी प्रॉपर्टी से डिसपोजेस कर दिया। इसीलिए मैंने एक्शन आई वांट एन एक्शन फॉर इजेक्टमेंट, इनको मेरी प्रॉपर्टी से निकालो, ये अनलॉफुल तरीके से मेरी प्रॉपर्टी पे बैठे हैं। बट अ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज़ टू बी नोटेड इज़ कि जो मैं एक्शन लूँगी फॉर इजेक्टमेंट दैट मस्ट बी टेकन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट जिस दिन से मुझे डिसपोजेस किया गया है फ्रॉम माई प्रॉपर्टी इन अ वेरी अनलॉफुल मैनर, उस दिन से विद इन 6 months आई हैव टू टेक एन एक्शन, एंड आफ्टर दैट वो लिमिटेशन पीरियड की एक्सपायरी हो जाएगी एंड देन आई हैव नो कॉज ऑफ एक्शन। ये जो सब है ना, ये हमें सेक्शन 6 बताता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का। सेक्शन 6 यही कहता है कि एक इंसान कैन हैव एन एक्शन फॉर इजेक्टमेंट, वो किसी भी इंसान को जो अनलॉफुल तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पे, आपकी पोजेशन पे बैठा है, आप उसको इजेक्ट करवा सकते हो, कोर्ट की हेल्प ले सकते हो। इट इज़ इन फैक्ट अ स्पीडी रिकवरी, विद इन 6 months हो जाएगा। बट आपको भी ध्यान रखना है कि यू मस्ट हैव बीन इन पोजेशन ऑफ दैट लैंड, वो लैंड आपकी होनी चाहिए, आप पोजेशन में हो उसके, और आपको डिसपोजेस कर दिया गया विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, एंड यू हैव टेकन एन एक्शन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। तो जब ये चीज़ें एसेंशियल्स कंप्लीट हो जाएंगी, यू कैन हैव एन एक्शन फॉर इजेक्टमेंट ऑल्सो। थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज़ कॉम्पेंसेशन। मैं कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकती हूँ, जैसे मुझे डिस्पोजेस कर दिया मेरी प्रॉपर्टी से, जितनी देर के लिए मुझे डिस्पोजेस किया उस देर के लिए मुझे जितने भी इंजरीज सस्टेन हुई उसके लिए मैं डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ, यानी कि आई कैन क्लेम डैमेजेस फॉर द एंटायर कोर्स ऑफ डिस्पोजेशन, जितनी देर के लिए मुझे डिस्पोजेस किया गया मेरी प्रॉपर्टी से, और जो डिफेंडेंट है उनको ये देना होगा। दिस इज़ माई रेमेडी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक्शन फॉर मिस्ड प्रॉफिट्स। इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी की भी प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास करती हूँ और उस इंसान को जिसकी प्रॉपर्टी है उसको मैं क्या करती हूँ, डिस्पोजेस कर देती हूँ उसकी प्रॉपर्टी से। नाउ आई एम यूटिलाइजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन। अब वो एक खाली ज़मीन थी, मैंने वहाँ पे क्रॉपिंग करनी, हार्वेस्टिंग कर दी, और जैसे ही क्रॉप्स हार्वेस्ट हुई मैंने उनको बेच के बहुत सारा प्रॉफिट ले लिया। अब एक्चुअल में तो वो लैंड मेरी नहीं है ना जिसको मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पर मुझे जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो भी मुझे वापस करने होंगे टू दी पर्सन जिसकी इन एक्चुअल वो पोजेशन है, यानी कि अपार्ट फ्रॉम कॉम्पेंसेशन दैट पर्सन कैन ऑल्सो हैव एन एक्शन फॉर प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट्स एक्रूइंग होंगे उनको, उनका भी हक जो है वो उसी इंसान का बनेगा, ही कैन हैव अ रेमेडी। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है हमारे पास राइट ऑफ डिस्ट्रेस डैमेज पीजेंट। इसका बेसिकली मतलब होता है कि सपोज़ कोई भी एक इंसान है, उसका एनिमल, उसका कोई भी एनिमल और फॉर दैट मैटर एनी अदर थिंग मेरी लैंड पे है जिसने ट्रेसपास करी है, यानी कि सपोज़ आई एम एक्स और एक वाई है, वाई का एनिमल, वाई की कैटल मेरी लैंड पे आती है और उसने मेरी लैंड को, मेरे फार्म को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। नाउ व्हाट कैन आई डू इज़, मैं उसके उस एनिमल को, पर्टिकुलरली उसी एनिमल को जिसने ट्रेसपास करी है, ऐसा नहीं है कि आई कैन चूज़ एनी अदर एनिमल फ्रॉम द हर्ड ऑफ दोज एनिमल्स, पर्टिकुलर उस एनिमल ने जिसने ट्रेसपास करी है, मैं उसी एनिमल को डिटेन कर सकती हूँ विद मी, और मैं कह सकती हूँ कि जब तक आप मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं दोगे फॉर इंजरी सस्टेन्ड, ठीक है, जो मुझे इंटरफेरेंस हुई विद माई यूज़ एंड पोजेशन ऑफ लैंड, उसके लिए जब तक आप मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं दोगे, आई एम नॉट गोइंग टू लीव योर एनिमल। तो उसको आप बोलते हो कि यू कैन डिटेन दैट एनिमल एज लॉन्ग एज यू आर नॉट पेड कॉम्पेंसेशन। बट जैसे ही आपको कॉम्पेंसेशन दे देगी ये वाली पार्टी फॉर इंजरीज सस्टेन्ड, यू हैव टू रिलीज दैट एनिमल। अब यहाँ पे तुमने एनिमल की चीज़ ली, बट फॉर दैट मैटर कोई भी अगर चीज़ है बिलोंगिंग टू दिस पर्सन, यू कैन डिटेन दैट, आप उसको पकड़ के रख सकते हो और वो लॉफुल डिटेंशन मानी जाएगी क्योंकि आप कॉम्पेंसेशन की वेट कर रहे हो। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको उसी एनिमल को
डिटेन करना है, आप किसी और एनिमल को उठा के नहीं ला सकते। मोरओवर जब ट्रेसपासिंग हुई है सिर्फ तभी आप उसको डिटेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज किसी एनिमल ने ट्रेसपास करा और वो चला गया, 2 दिन बाद यू आर गोइंग और उसी एनिमल को आप पकड़ के ला रहे हो। दैट कैन नॉट ऑल्सो टेक प्लेस। इंपॉर्टेंट क्या है कि वही एनिमल होना चाहिए हमारे पास और ट्रेसपासिंग एनिमल ही होना चाहिए। So thank you so much guys, we are done with this chapter. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.